तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं W.B. यीट्स की बेहद क्लासिक और मशहूर कविता द वाइल्ड स्वान्स एट कूल की। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि समय, प्रकृति और हमारी अपनी जिंदगी के गहरे अर्थों को समझने का एक शानदार नजरिया है। आज हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी भावनाएं और बारीकियां हैं जो इस रचना को इतना दमदार और अमर बनाती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यीट्स की विरासत को समझेंगे, फिर उस शांत पतझड़ वाले माहौल यानी ऑटम सीन की बात करेंगे। इसके बाद दुखी हृदय और समय के बीच के टकराव को देखेंगे, उन अथक हंसों पर चर्चा करेंगे और आखिर में कविता की संरचना और उसके गहरे अर्थ को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, W.B. यीट्स और उनकी विरासत। चलिए जानते हैं इस अमर कविता को लिखने वाले शख्स के बारे में। देखिए, W.B. यीट्स कोई आम कवि नहीं थे। वो एक बेहतरीन आयरिश कवि, नाटककार और रहस्यवादी थे। अगर आपने आयरिश साहित्यिक पुनर्जागरण के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि उस पूरे आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी ताकत यीट्स ही थे। और हाँ, उन्होंने मशहूर एबे थिएटर की भी सह स्थापना की थी। मतलब कला और साहित्य के क्षेत्र में उनका रुतबा एकदम अलग लेवल का है। और उनकी इसी महानता का सबसे बड़ा सबूत है साल 1923। इसी साल यीट्स को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला था। यह सच में बहुत बड़ी बात है। यह सम्मान इस बात का सबूत है कि उनके शब्दों में कितनी ताकत थी, और उसी ताकत का अनुभव आज हम इस कविता के जरिए करने वाले हैं। खैर, उनकी इस शानदार पृष्ठभूमि के बाद सीधे कविता की सेटिंग पर आते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है पतझड़ के दृश्य की स्थापना। अब इस दृश्य को देखिए, ये खूबसूरती से उस शांत और सुकून भरे पतझड़ के माहौल को दर्शाता है। कूल पार्क का ये नज़ारा सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये कविता की पूरी फील और मूड को सेट करता है। एकदम शांत, ठहरा हुआ, लेकिन अपने अंदर कई गहरी परतें समेटे हुए। कविता की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। पेड़ अपनी पतझड़ की सुंदरता में हैं, जंगल के रास्ते सूखे हैं, अक्टूबर की गोधूली के नीचे पानी एक शांत आकाश को दर्शाता है। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं। अक्टूबर का महीना, ढलता हुआ दिन और एकदम शांत पानी। ये जो पतझड़ की सुंदरता है ना, ये असल में खुद कवि के जीवन के उस पड़ाव को भी दर्शा रही है जहां वो अब अपनी ढलती उम्र में आ चुके हैं। प्रकृति का ये शांत पानी एक आईने की तरह काम कर रहा है। और इस पूरे शांत नज़ारे के बीच एक बहुत ही दिलचस्प नंबर आता है, 59। पानी और पत्थरों के बीच कवि ठीक 59 यानी 9 and 50 हंसों की गिनती करता है। ये नंबर यूं ही रैंडमली नहीं लिखा गया है। ये बताता है कि कवि उस दृश्य में कितना खोया हुआ है, उसने कितनी बारीकी और एकाग्रता से उन हंसों को देखा है। यहाँ से कविता एक नया मोड़ लेती है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक दुखी हृदय और समय के टकराव की। अब एक और नंबर पर ध्यान देते हैं, 19। कवि बताता है कि इन हंसों को पहली बार गिनने के बाद से अब तक 19वीं शरद ऋतु आ चुकी है। मतलब पूरे 19 साल बीत चुके हैं। ये 19 साल का लंबा गैप हमें बताता है कि समय कितनी तेजी से भागता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और ये भारीपन, ये पीड़ा कविता में साफ महसूस होती है। और फिर अचानक इस सन्नाटे को चीरते हुए एक नाटकीय बदलाव आता है। लाइनें हैं, अचानक सभी उड़ जाते हैं और अपने कोलाहलपूर्ण पंखों पर बड़े टूटे हुए घेरों में चक्कर लगाते हुए फैल जाते हैं। जो पानी अभी तक एकदम शांत था, वो अचानक हंसों के पंखों की तेज फड़फड़ाहट से गूंज उठता है। ये जोरदार उड़ान उस ठहरे हुए पतझड़ के एकदम उलट एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर सामने रखती है। पंखों की उस तेज आवाज को सुनकर कवि के अंदर एक गहरी उदासी छा जाती है। वो कहता है, और अब मेरा हृदय दुखी है, सब कुछ बदल गया है। इन शब्दों में कितना भारीपन है। उन हंसों को देखकर और बीते हुए समय का एहसास करके कवि को लगता है कि पिछले 19 सालों में उसके जीवन में बहुत कुछ बदल गया है, और सच कहूं तो ये बदलाव काफी दर्द भरा है। अगर हम इस बदलाव को ध्यान से समझें तो एक बहुत ही मार्मिक कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ कवि के वो हल्के कदम हैं जब वो 19 साल पहले जवान था, जोश से भरा था, और दूसरी तरफ आज का उसका दुखी हृदय है जो उसकी बढ़ती उम्र और जिंदगी के संघर्षों की थकान को दिखाता है। ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला अंतर है। अब बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ, अथक भावुक हंस। यहां फोकस पूरी तरह से इन अमर से लगने वाले पक्षियों पर है। अब इस स्लाइड पर जो दिलचस्प बात है वो देखिए। यहाँ दो बिल्कुल अलग सच्चाइयाँ आमने सामने हैं।
एक तरफ कवि का बुढ़ापा है जहां सब कुछ बदल गया है, और दूसरी तरफ इन हंसों की वो गजब की ऊर्जा है जहां उनके हृदय बूढ़े नहीं हुए हैं। इंसान भले ही समय के आगे घुटने टेक दे, लेकिन ये हंस मानो समय की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। वो हमेशा जवान हैं। इन लाइनों पर गौर कीजिए। अभी भी अथक, प्रेमी के साथ प्रेमी, उनके हृदय बूढ़े नहीं हुए हैं। सोचिए, इतने साल बीतने के बाद भी वो बिना थके उसी पुराने जोश के साथ ठंडे पानी में तैर रहे हैं। जुनून और विजय आज भी उनके साथ चलते हैं। उन पर समय का कोई असर नहीं पड़ा है, जैसे उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। कवि इन हंसों का जो वर्णन करता है वो सच में कमाल है। वो शांत पानी पर कितनी आसानी से बहते हैं। वो रहस्यमयी हैं और बेहद खूबसूरत भी। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि हम इंसान कभी उस आज़ादी को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते जो ये पक्षी जी रहे हैं। उनकी असली खूबसूरती सिर्फ उनके दिखने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो समय की मार से पूरी तरह बचे हुए हैं। इस गहरी फिलॉसफी के बाद अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, रूप और अर्थ का विश्लेषण। देखते हैं कि यीट्स ने इसे तकनीकी रूप से कैसे गढ़ा है। आइए इस टेबल को समझते हैं जो कविता के पहले पद यानी स्टैंजा की राइम स्कीम को दिखाती है। अगर हम अंग्रेजी के आखिरी शब्दों पर ध्यान दें तो ब्यूटी को मिलता है ए, ड्राई को बी और वाटर को सी। फिर आता है स्काई जो ड्राई के साथ राइम करता है, तो ये फिर से बी हुआ। उसके बाद स्टोन्स के लिए डी और स्वॉन्स के लिए ई। तो कुल मिलाकर ये ए बी सी बी डी ई का एक बहुत ही सधा हुआ पैटर्न बनता है जो कविता को उसकी खास लय देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। क्या आपको लगता है कि कविता के बाकी पदों में भी यही ABCBDE पैटर्न इसी तरह चलता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। जब हम भाषा और उसकी बनावट की इतनी गहराई में जाते हैं तो यीट्स की असली कारीगरी समझ में आती है। ये एक ऐसा काम है जिससे हर साहित्य प्रेमी को खुद आजमा कर देखना चाहिए। अगर आज की इस चर्चा से यीट्स के बारे में और जानने की उत्सुकता जगी है तो यहाँ कुछ बेहतरीन सजेस्टेड रीडिंग्स हैं। आप उनकी द ग्रीन हेलमेट और द केल्टिक ट्वाइलाइट पढ़ सकते हैं। ये किताबें आपको यीट्स के आयरिश मिथकों और उनकी रहस्यमय दुनिया के और भी करीब ले जाएंगी। आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और अब आज की हमारी ये चर्चा कविता की अंतिम और शायद सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली पंक्तियों पर आकर रुकती है। वे किन नरकटों के बीच अपना घोंसला बनाएंगे, मनुष्यों की आंखों को प्रसन्न करेंगे जब मैं किसी दिन जागूंगा और पाऊंगा कि वे उड़ चुके हैं। कितनी गहरी बात है ना। ये हमें सोचने पर छोड़ देती है कि ये रहस्यमय जीव आखिरकार कहाँ चले जाएंगे। हम इंसान तो यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन ये सुंदरता और ऊर्जा हमेशा किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगी। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।